अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में दो तीन चीज़ें रखनी है, ख़ासतौर पर कराची और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उसकी सियासत के हवाले से कि एम क्यू एम का इत्तेहाद और उसके बाद फिर इत्तेहाद किस किस के साथ हो सकता है, एम क्यू एम पाकिस्तान के अंदर कौन शामिल हो रहा है और एम क्यू एम पाकिस्तान या अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ इत्तेहाद की जो बातें ज़ेर गर्दिश हैं उसमें कितनी सदाकत है और मज़ीद क्या कुछ होने वाला है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में होगी। क्योंकि आफाक अहमद साहब की तरफ से एक तकरीब की गई है और तकरीब में ना सिर्फ एम क्यू पाकिस्तान को उन्होंने लताड़ा है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के इत्तेहाद किस सूरत में हो सकता है, किस शर्त में हो सकता है, इस हवाले से भी उन्होंने खुल के बात की है। एक बड़ी तकरीब थी उस हवाले से। तो इब्तिदा में तो मैं आपके सामने जो तफसीलात रखता हूँ वो रखता हूँ कि चूँकि मुसलसल हम जिस तरह लापता अफराद की बाजाबी से मुतल्लिक चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे थे, तो उसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्ट्स जो चीज़ें जो तफसीलात अदालत के अंदर आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तफसीलात जो है वो आवाम तक पहुँचाई जाएँ। चूँकि जिन लोगों के प्यारे लापता हैं, कम सन बच्चे लापता हैं या जिनको एमपीओ के तहत नज़रबंद किया गया है, वो तफसीलात जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर उन तमाम लोगों को केसेस के बारे में आगाह कर सकूँ, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। वो चाहते हैं कि जो लापता हैं किसी सूरत भी वो वापस आ जाएँ। देखें, कल हमने जो चीज़ रिपोर्ट की थी, जो 20-25 दरख्वास्तें आई थी, जिसमें सादिया गौरी साहिबा वकील है एम क्यू एम लंदन की, उनकी जो दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी उन पर नोटिस बाकायदा तौर पर इरसाल हो चुके हैं मुख्तलिफ महकमों को, जिनको फरीक बनाया गया था। अब कल 3 अगस्त को उन सारी दरखास्तों की समाअत होगी। तो कभी इम्कान है माजी के फैसलों को देखते हुए अदालत इन तमाम दरखास्तों के ऊपर भी फैसला जारी करेगी, जिस तरह उन्होंने किया है। क्योंकि हुकूमत सिंध या पुलिस या कोई भी इदारा अब तक जो जिनको नज़रबंद किया गया है, चाहे बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं या उसके बाद फिर कम सन लड़के हैं जिनको नज़रबंद किया गया, उनका जुर्म जो है नहीं बता सकी और ना ही उनके एमपीओ के तहत नज़रबंद करने की ठोस शवाहिद या तफसीलात पेश कर सकी। और ऐसे कानून का इतलाक़ किया गया है जो सिंध का कानून ही नहीं है, यानी कि पंजाब के कानून की इतलाक़ सिंध में किया गया है। ये एक जवाब पेश किया गया था जिसको अदालत ने यकसर मुस्तरद किया और अदालत ने उन तमाम जो नज़रबंद जिनकी दरखास्तें ज़ेर समाअत थी उनको अदालत ने रिलीज़ जो है वो करने का ऑर्डर दिया। बाकी मज़ीद दरखास्तों पर कल इम्कान है कि फ़ैसला हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आगे बढ़ते हैं। चूँकि जिस तरह इंतखाबात का मामला आने वाला है, अब इससे पहले निगरान सेटअप किस तरह होगा, किसका होगा, किस के बंदे इन होंगे, और उसके बाद फिर निगरान सेटअप के बाद जो सबसे बड़ा मरहला होगा कि इंतखाबात आ रहे हैं, तो फिर इंतखाबात में कौन किससे सीट एडजस्टमेंट करेगा, कौन किसकी पार्टी में जाएगा। तो इस हवाले से बड़ी जो है वो गहमा गहमी जारी है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो जिस तरह हमने कल आपके सामने एक वीडियो में तफसीलात रखी थी कि एम क्यू पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोग शामिल हो रहे हैं। अब कुछ दिन पहले से एक अखबार में भी खबर रिपोर्ट की गई और उसके बाद फिर ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि जो एम क्यू पाकिस्तान है, यानी कि जब अनीस कैम खानी साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब एम क्यू पाकिस्तान के अंदर आए हैं, तो उसके बाद जो एम क्यू पाकिस्तान में पहले से मौजूद जो सीनियर तरीन रहनुमा थे वो जो है वो पार्टी से ना सिर्फ उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की, बल्कि ये इतलात थी या अफवाहें थी इस बात की कि वो एक अलग धड़ा एम क्यू का एक अलग धड़ा कायम कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो इनके मुकाबले मिलाकर खड़े होंगे। तो जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात हासिल की हैं, नाराज़गी, सियासत से किनारा कशी या उसके बाद फिर अज़ खुद दूरी या दूर कर दिया गया है, वो एक अलग मैटर है। जो हमने तफसीलात हासिल की हैं उसमें चाहे वो आमिर खान साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सगीर अहमद साहब हैं, वसीम अख्तर साहब हैं या और कई रहनुमा जो रोज़ आपको एम क्यू एम की मुख्तलिफ जो उनकी मीटिंग्स होती थी, जिसमें आप राब्ता कमेटी के इजलास कहें या इसके अलावा दीगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह उसमें नज़र आते थे, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहे। तो उनके बारे में ये इतलात हैं, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि अफ़वाहें हैं, ज़ेर गर्दिश हैं कि वो जो अलग से धड़ा बना के जो आ रहे हैं। तो मेरी मुसद्दक़ा ज़रा ऐसे इतलात हैं कि ना तो एम क्यू पाकिस्तान से कोई और धड़ा बाहर निकलेगा, ना ही कोई और जो है एम क्यू पाकिस्तान या एम क्यू के नाम से कोई धड़ा वजूद में फ़िलहाल कभी जो है वो आने वाला है। अगर किसी को अनीस कैम खानी या मुस्तफ़ा कमाल या एम क्यू पाकिस्तान की सियासत से या तर्ज़ सियासत पे अगर कोई इख्तलाफ है, तो वो किनारा कशी तो ज़रूरी शायद इख्तियार कर ले, यकीनी तौर पर उनके जो हालात मामलात हैं, लेकिन वो धड़ा ऐसा कोई धड़ा जो है एम क्यू से अलग से कोई अलग से सामने नहीं आने वाला। और ये जो मुसद्दक़ा मैंने तफसीलात हासिल की हैं उन ज़राए ने मुझे बताया। बाकी ये है कि डॉक्टर इशरत इबाद के हवाले से भी मियां मोहम्मद सुमरो, जिनकी बड़ी आपको पता है इस्टबलिशमेंट के बड़े करीब दोनों समझे जाते रहे हैं माजी में, और
तकरीबन सेनेट में, या आप कह सकते हैं कि चाहे पीटीआई की हुकूमत थी, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, या दीगर जितनी भी हम हुकूमतें थी, उसमें आपको नज़र आए ये दोनों रहनुमा जो है। तो आपको पता है कि कोई भी आर्मी चीफ या उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी रिटायरमेंट होती जाती है, तो जो पीछे आने वाले आते हैं उनको पता होता है कि कौन हमारे बंदे हैं और कौन अलग से हैं। तो वो उनका फोकस है, कुछ इतलात हैं कि उनका फोकस है कि किन किन बंदों को एडजस्ट किया जाए। अगर गवर्नमेंट निगरान सेटअप जो लंबा चलता है, तवील अरसे तक चलता है, तो कौन इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सकता है, कौन मुल्क की बागडोर संभाल सकता है, यानी कि सब लोगों को साथ मिलके कैसे कौन चल सकता है। तो जो बताया जाता है तजर्बा, बेहतर तजर्बा बताया जाता है डॉक्टर इशरत इबाद साहब का, और उसके बाद फिर मियां मोहम्मद सुमरो साहब का। इसके अलावा और भी लोग ज़ाहिर होंगे, इनके और भी लोगों के नाम हैं। अब कौन निगरान वज़ीर आज़म बनता है, ये तो फिल वक्त कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये गुड बुक में है और इनके नाम ज़ेर गर्दिश हैं। बाकी अगर हम बात करें अल्ताफ़ हुसैन साहब का इत्तेहाद होने वाला है, तो इस हवाले से आफाक अहमद साहब के यहाँ एक तकरीब हुई। उन्होंने अपने कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए, अपने जो उनके हमदर्द हैं जो तवील अरसे से महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से जो वो सियासत कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के हवाले से एक तकरीब थी। तो आफाक अहमद साहब की वहाँ एक तकरीब हुई, और तकरीब में जो है लोगों ने उनसे सवाल पूछे, कुछ लिख के दिए होते, कुछ लोगों ने जो है उनसे सवाल पूछ रखे थे। तो अपने खिताब शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ बातें की, वो बड़ी हैरान कुन बातें थी। यानी कि एक तरफ उन्होंने शर्त रखी है, अगर उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या जो अब आप बातें कर रहे हैं, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब बातें करते रहें, और क्या इन बातों की वजह से आप कुछ करीब आ सकते हैं। तो मैंने जो खुद भी जितने भी उनके इंटरव्यूज़ सुने, वो अल्ताफ़ भाई या अल्ताफ़ हुसैन नहीं कहते, वो अल्ताफ़ साहब कहते हैं या अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं। तो उन्होंने पहले जिस तरह मैंने सुना, वो इसी तरह ही अदब एहतराम से उन्होंने पुकारा, और उन्होंने कहा, देखें जी, मेरा मसला अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ कोई ज़्यादती नहीं बल्कि नज़रियाती था। अब जो उनका मसला है वो सियासत से नहीं है, रियासत से। आपको ये अल्फाज याद होंगे, ये किन के अल्फाज से, कामरान टसूरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने भी अलल ऐलान मीडिया के सामने बात की थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का मसला सियासत नहीं है बल्कि रियासत से जब मसला उनका ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सबके लिए हैं। तो आफाक अहमद साहब ने भी ये कह दिया है कि अगर रियासत से उनका मसला हल हो जाता है, चूँकि उनका रियासत से मसला है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो फिर उनके लिए उनके साथ इत्तेहाद बनाने में या इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि महाजरों के, आपको पता है कि जिस तरह सियासत हुई और जिस तरह की मामलात हुए, तो आपको पता है कि कितने महाजर नौजवान जो है वो शहीद हुए। ये भी इल्ज़ामात हैं कि महाजर बच्चों ने या महाजर नौजवानों को मारा। ये आपस में तकरीरों में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद करते रहे तमाम जो ग्रुप से। तो बहरहाल उन्होंने इस बात का कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ चूँकि एक तो नज़रियाती मामला था, इख्तलाफ था, उसके बाद फिर अगर उनके साथ इत्तेहाद होता है तो रियासत का मसला अगर हल हो जाएगा तभी उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है। दूसरा, उन्होंने एक बार फिर जो खड़ी करी आप कह सकते हैं, या उनको कड़ी तनकीद की है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर, तो बजाना होगा, क्योंकि उन्होंने इस बार भी शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया एमक्यूएम पाकिस्तान को। उन्होंने मिसाल दी है, क्योंकि सब जानते हैं कि एमक्यूएम किसकी है, तो उन्होंने मिसाल दी है कि अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम के ऊपर जो है वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कब्ज़ा किया, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की एमक्यूएम के ऊपर जो है वो खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कब्ज़ा किया। ये कब्ज़े का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसके बाद खालिद मकबूल सदीकी की एमक्यूएम के ऊपर किसने कब्ज़ा किया? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। तो अब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह एमक्यूएम के साथ जो है वो लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल के ऊपर है एमक्यूएम पाकिस्तान। तो इसलिए वो समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का इलेक्शन के मामले में या कोई सियासी इत्तेहाद, या उसके बाद फिर मिलजुल कर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, इस हवाले से इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये आफाक अहमद साहब का मानना है। बाकी और भी बेशुमार चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखते रहें। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक पेज आपने लाइक या फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर किया करें, ताकि आपको वो चीज़ें जो हम बताना चाहते हैं कराची के मसाइल के ऊपर, वो आप तक बर वक्त भी पहुँच सकें, और उसके साथ साथ हमें भी कुछ फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।